नमस्कार, जय हिंद। मैं अंकित मिश्र एक बार फिर से हार्दिक स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल एग्जाम तक पर। दोस्तों, आज का वीडियो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है क्योंकि आज के वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं जीके जीएस के ऐसे महत्वपूर्ण प्रश्नों पर जो पिछले 5 सालों से लगातार बार बार पूछे जा रहे हैं और आपके भी पेपर में पूछने की बहुत ही अधिक चांसेस हैं। दोस्तों, इस वीडियो को बिना स्किप किए पूरा अंत तक अवश्य देखिएगा क्योंकि एक एक क्वेश्चन आपकी परीक्षा दृष्टिकोण से बहुत ही इंपॉर्टेंट सिद्ध होने वाले हैं। तो चलिए दोस्तों, बिना देर करते हुए वीडियो की शुरुआत करते हैं। तो यहाँ पर दोस्तों आज का हमारा पहला क्वेश्चन रहेगा। पहले हम इतिहास की क्वेश्चन करेंगे, फिर पॉलिटी के, फिर ज्योग्राफी के, फिर साइंस के। तो यहाँ पर देखेंगे सिंधु घाटी सभ्यता का पत्तन नगर मतलब बंदरगाह कौन सा है? तो दोस्तों सही उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन बी, लोथल। सिंधु घाटी सभ्यता के 2 बंदरगाह बहुत ही प्रसिद्ध रहे हैं, एक है आपका लोथल और एक है आपका सुतकोतदा। क्या दोस्तों आपका सुतकोतदा, ये दोनों नाम याद कर लीजिएगा, बहुत ज़्यादा पूछा जाता है। अब बात करते हैं यहाँ पर दोस्तों लोथल की। तो सबसे पहला हमारा क्वेश्चन आता है कि लोथल किस नदी के तट पर था? तो दोस्तों लोथल आपके भोगवा नदी के तट पर था और इस समय दोस्तों इसकी वर्तमान स्थिति कहाँ पर दोस्तों कि गुजरात जो गुजरात है इसके अहमदाबाद जिले में, अहमदाबाद जिले में। बात करेंगे दोस्तों लोथल की, तो इसका उत्खनन किसने करा था? तो रंगनाथ राव के द्वारा इसका उत्खनन कराया गया था। इतनी बात इंपॉर्टेंट थी, आप विशेष रूप से याद रखेंगे। बात करते हैं दोस्तों कालीबंगन की। तो कालीबंगन कहाँ पर पड़ता है दोस्तों? ये आपके घग्गर नदी के किनारे था और राजस्थान के हनुमानगढ़ जिले में। बात करते हैं रोपड़ की। दोस्तों ये आपके पंजाब में पड़ता है, पंजाब के रोपड़ जिले में ही। और दोस्तों ये आपकी सतलज नदी के तट पर था। बात करते हैं मोहनजोदड़ो की। तो दोस्तों ये आपकी सिंधु नदी के तट पर है और वर्तमान में आपके पाकिस्तान में है, पाकिस्तान के लरकाना जिले में। तो ये अपने आप स्क्रीनशॉट लेकर रख लीजिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। यहाँ से क्वेश्चन परीक्षा पूछ जाने लगभग तय हैं। तो चलिए दोस्तों अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। यहाँ पर अगला क्वेश्चन हो जाएगा लोथल के बारे में। दोस्तों कई सारी इंपॉर्टेंट बातें होती हैं जो आपको पता होनी चाहिए कि लोथल दोस्तों हमें अग्निकुंड भी मिले हैं। लोथल से हमें क्या मिले हैं दोस्तों? अग्निकुंड भी मिले हैं। क्या मिले दोस्तों? कि अग्निकुंड भी मिले हैं। बहुत ज़्यादा पूछा गया है। मनकी बनाने के कारखाने भी लोथल से ही मिले हैं और ये सब चीज़ें बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती है जो आपको पता होना चाहिए। अब यहाँ पर दोस्तों आगे चलते हैं कि निम्न में से किस समाचार पत्र का संपादन गांधी जी ने किया था? यहाँ पर जो आपके 4 समाचार पत्र दिए गए हैं इसमें किसका संपादन गांधी जी, कहने का मतलब कि महात्मा गांधी जी द्वारा किया गया था? तो आप लोगों को पता होगा कि इसका सही उत्तर जाएगा आपका ऑप्शन ए, नवजीवन। जो नवजीवन समाचार पत्र था इसका संपादन गांधी जी के द्वारा किया गया था। वैसे दोस्तों बात करेंगे गांधी जी की, तो गांधी जी के द्वारा कई सारे और समाचार पत्र भी निकाले गए थे जो आपके परीक्षा दृष्टिकोण से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो सकते हैं। यहाँ पर मैं आपको बता दे रहा हूँ, आप लोग अपनी नोटबुक में नोट अवश्य कर लीजिएगा। दोस्तों एक था आपका इंडियन ओपिनियन। क्या था आपका? इंडियन ओपिनियन एक था दोस्तों आपका, एक हो गया ये। दूसरा हो गया आपका यंग इंडिया, बहुत इंपॉर्टेंट दोस्तों, यंग इंडिया हो गया। एक हो गया दोस्तों आपका हरिजन, एक हो गया आपका हरिजन हो गया। तो ये सब बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है आपके। नवजीवन, इंडियन ओपिनियन, यंग इंडिया, हरिजन, ये कुछ आपके महात्मा गांधी के समाचार पत्र थे। बात करते हैं नवजीवन की। तो दोस्तों आपके यहाँ 1919 से लेकर 1931 ईस्वी के बीच में आपके अहमदाबाद से हिंदी और गुजराती भाषा में निकलता था। ये सब चीज़ें आपको पता होनी चाहिए, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। बस दोस्तों बात करेंगे महात्मा गांधी जी की। तो महात्मा गांधी जी की आपकी जयंती होती है 2 अक्टूबर को और 2 अक्टूबर को इस बार 191 इनकी जयंती मनाई जाएगी और इस पर एक स्पेशल वीडियो हमारे द्वारा बनाया जा रहा है जिसमें आपके महात्मा गांधी से पूछे जाने वाले आपके जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है सारे वहाँ पर कवर करा दिए जाएंगे। तो अगर आप इस वीडियो को देखना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लीजिएगा, जिससे जब भी इसका वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिल जाए। और जो यहाँ पर ये सीरीजें चल रही हैं इसका आपके रेगुलर में आप इसको देखना चाहते हैं तो दोस्तों इस चैनल को सब्सक्राइब करना आपके लिए अनिवार्य है। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन की 1908 ईस्वी में अंग्रेजों द्वारा कैद कर लिए जाने पर जो आपके बाल गंगाधर तिलक साहब जिसे कहते हैं बीजी तिलक, इनको कहाँ भेजा गया था 1908 ईस्वी में जब इन्हें आपके कैद कर लिया गया था? दोस्तों ये आपके वर्मा में आपके मांडले जेल है, वहाँ पर इन्हें भेजा गया था। और इन्हीं पर दोस्तों इन्होंने एक गीता रहस्य पुस्तक अपनी कंप्लीट की थी। गीता रहस्य एक पुस्तक थी दोस्तों इनकी, उसी को यहाँ पर दोस्तों इन्होंने कंप्लीट किया था इस जेल में रहते हुए। तो एक बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट बात है। वैसे दोस्तों बात करेंगे बीजी तिलक, तो एक गर्म दल के एक बहुत ही प्रसिद्ध नेता थे। आप लोगों को पता होगा कि 1907 ईस्वी में कांग्रेस का विभाजन हो गया था और कांग्रेस गर्म दल और नरम दल 2 में विभाजित हो गया था। उसके बाद 1908 ईस्वी में ही ये मांडले जेल भेज दिए जाते हैं। तब वहाँ पर मांडले जेल में लगभग दोस्तों 6 सालों तक रहते हैं और 1914 ईस्वी में पुनः वापस आते हैं 1914 ईस्वी में। तो इन आपके 6 सालों में जब वो जेल में रहते हैं तो उन्होंने इस बात को सोचा समझा कि हमारा उद्देश्य था अंग्रेजों को भारत से भगाना और हमने स्वयं में ही विभाजन करके अपनी ही शक्ति को कमजोर कर लिया। और 1914 से जब ये वापस आते हैं तो इनका एक ही उद्देश्य रहता है कि हम
हम एक बार फिर से कांग्रेस को एक करेंगे, नरम दल और गरम दल फिर से एक होकर पूरे कांग्रेस के लिए लड़ेंगे। और दोस्तों इसी के बाद एनी बेसेंट से मिलकर 1916 ईस्वी में आपके लखनऊ अधिवेशन के साथ आपके कांग्रेस को एक बार फिर से कांग्रेस मिल जाती है और नरम दल और गरम दल एक बार फिर से एक हो जाते हैं। तो ये बाल गंगाधर तिलक के बारे में बहुत ही इंपॉर्टेंट फैक्ट्स थी। उसके बाद दोस्तों बंगाल केसरी भी इनकी ही रचना है, इस बात को भी आप रखेंगे। और अगर ऐसे क्वेश्चन पूछे कि मांडले जेल के दौरान बीजी तिलक के द्वारा कौन सी पुस्तक को कंप्लीट किया गया, तो गीता रहस्य सही उत्तर हो जाएगा। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है यहाँ पर दोस्तों आपका। अगला क्वेश्चन है आपका कि गांधी जी सच्चे समर्थक थे, तो दोस्तों इसका सही उत्तर हो जाएगा आपके कुटीर उद्योगों के। जो गांधी जी थे दोस्तों ये कुटीर उद्योगों के आपके अच्छे समर्थक थे, सच्चे समर्थक थे। बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और गांधी जी के बारे में पूरा वीडियो देखना है, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, 2-1 दिन के अंदर आपको वीडियो मिल जाएगा। देखिए आपका नेक्स्ट क्वेश्चन, तो यहाँ पर दोस्तों अगला क्वेश्चन होगा आपके पॉलिटी का। अगला क्वेश्चन दोस्तों आपका ये आपका क्वेश्चन क्या है, आपके पॉलिटी का है। हिस्ट्री के हमने 4 क्वेश्चन किए, बहुत इंपॉर्टेंट थे। उम्मीद करता हूँ कि आप में से अधिक लोगों का 4 क्वेश्चन सही हुआ होगा। देखिए कि निम्नलिखित में से किस देश का अलिखित संविधान। दोस्तों ये ऐसे क्वेश्चन प्रीवियस ईयर के ऐसे क्वेश्चन हैं जो आपके कम से कम 10 बार 15 बार एक रिपीट हुए हैं। तो इन सारे क्वेश्चन को आपको याद ही कर लेना है किसी भी दशा में। यहाँ पर ये सीरीज चला जा रहा है, यहाँ पर ऐसे ही क्वेश्चन आपको कराए जाएंगे, उनकी प्रैक्टिस कराई जाएगी जो बार बार रिपीट होते रहते हैं और आपके भी पेपर में पूछने के 100% चांसेस हैं। तो इस सीरीज को छोड़ना बिल्कुल भी नहीं है। यहाँ पर दोस्तों बात करेंगे अलिखित संविधान की, तो USA, पाकिस्तान और भारत इन तीनों का संविधान आपके लिखित है, लेकिन यूके मतलब ब्रिटेन का जो संविधान है, जो आपके ब्रिटेन का संविधान है, ये आपका अलिखित है। क्या दोस्तों आपका अलिखित संविधान है। और बात करते हैं यहाँ पर दोस्तों आपके संसदीय कैसे चला जाती है, तो संसदीय जो परंपराएं होती हैं आपके संसदीय परंपराओं के आधार पर ही यहाँ पर शासन चला जाता है। संसदीय परंपराओं के आपके आधार पर ही यहाँ का शासन चला जाता है। इस बात को आप विशेष रूप से याद रखेंगे। अब दोस्तों आप चलते हैं आगे अगले क्वेश्चन की तरफ कि निम्नलिखित में से किस अधिनियम के द्वारा भारत में प्रांतों को स्वायत्तता प्रदान की गई थी। प्रांतों को स्वायत्तता प्रदान की गई थी आपकी किस अधिवेशन के द्वारा, ये आपसे पूछा जा रहा है, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो यहाँ पर दोस्तों आपके पास आता है भारत परिषद अधिनियम 1909, भारत सरकार अधिनियम 1919, भारत सरकार अधिनियम 1935, पर कोई भी विकल्प सही नहीं है। तो यहाँ पर दोस्तों बात करेंगे सही उत्तर की, तो हो जाएगा आपका ऑप्शन सी भारत सरकार अधिनियम 1935। भारत सरकार अधिनियम 1935 के द्वारा आपके प्रांतों में स्वायत्तता प्रदान की गई थी। यहाँ पर दोस्तों मैं आपको बात करता हूँ तो आपके जो भारत का वर्तमान संवैधानिक जो ढांचा है ये बहुत कुछ जो होता है वर्ष 1935 के अधिनियम पर आधारित है, यहाँ से बहुत कुछ लिया गया है। और बात करते हैं वर्ष 1935 से जो उपबंध दिया गया है उसमें क्या इंपॉर्टेंट है, मैं आपको कुछ यहाँ पर बता देता हूँ। पहला दोस्तों होता है कि आपके केंद्र में दोस्तों आपके केंद्र में क्या होता है, केंद्र में द्वैध शासन की स्थापना की जाती है। केंद्र में आपके द्वैध शासन की स्थापना की जाती है। फर्स्ट बात, प्रांतों में दोस्तों जो द्वैध शासन लगा था उसके स्थान पर आपके स्वायत्त शासन की स्थापना कर दी जाती है। और इंपॉर्टेंट बात याद रखेंगे दोस्तों यहाँ पर कि आपके फेडरल न्यायालय की स्थापना भी की गई थी। फेडरल आपके न्यायालय की स्थापना भी की गई थी। बाद में यही फेडरल न्यायालय आपके भारत के सुप्रीम कोर्ट के रूप में आपके बन गया था। ये इंपॉर्टेंट बात है दोस्तों, ये भी इंपॉर्टेंट बात है आपकी। और ऐसी बहुत सारी चीज़ें थी जो आपका बहुत ही इंपॉर्टेंट थी 1935 के भारत शासन अधिनियम के अंतर्गत। और यहाँ पर बात करेंगे 1919 के अधिनियम की, तो सिखाते हैं मार्लिमेंटो सुधार अधिनियम, और 1919 को आपके मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड अधिनियम भी था। ये सब चीज़ों को आप लोग विशेष रूप से पता होना चाहिए। यहाँ पर अगला क्वेश्चन है कि भारत संघ में कितने राज्य हैं। दोस्तों ये कि SSC का क्वेश्चन है, ये आपके SSC का क्वेश्चन है। और जब ये पूछा गया था दोस्तों तब यहाँ पर सही उत्तर हो जाता है आपका ऑप्शन डी 29वां, क्योंकि 29वें राज्य के रूप में आपके तेलंगाना की स्थापना की गई थी। तेलंगाना की स्थापना की गई थी। लेकिन आप लोगों को पता होगा कि हाल ही में भारत का जो जम्मू कश्मीर राज्य था उसको 2 भागों में तोड़ दिया गया आपके जम्मू कश्मीर और लद्दाख में, और दोनों को यूनियन टेरिटरी कहने का मतलब कि केंद्र शासित प्रदेश घोषित कर दिया गया। तो भारत में अब कितने क्या हैं दोस्तों, अब आपके भारत में राज्य 28 हैं। इंपॉर्टेंट है, याद रखेंगे, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको आप भूलेंगे बिल्कुल भी नहीं। स्वतंत्रता का अधिकार भारत संविधान के किन अनुच्छेदों में वर्णित है। जो स्वतंत्रता का अधिकार है ये भारत के जो संविधान है, कॉन्स्टिट्यूशन है, उसमें किन अनुच्छेदों में, किन आर्टिकल्स में वर्णित है, ये आपसे पूछा रहा है। अनुच्छेद 12 से लेकर 18 के बीच में, अनुच्छेद 19 से 22 के बीच में, अनुच्छेद 23 से 28 के बीच में, या फिर अनुच्छेद 29 से 50 के रूप में। इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट है। तो यहाँ पर जानने का प्रयास करेंगे कि जो स्वतंत्रता का अधिकार है ये हमारे संविधान में आर्टिकल 19 से लेकर आर्टिकल 22 तक के बीच में है। आर्टिकल 19 से लेकर आर्टिकल 22 तक के बीच में बात करते हैं दोस्तों। आर्टिकल ये 12 से 18 ऐसे कुछ नहीं दोस्तों, आपका आर्टिकल है 14 से लेकर 18 तक, 14 से लेकर 18 तक है। और दोस्तों इसमें आपके समता या समानता का अधिकार है, समता या फिर समानता का अधिकार है। उसके बाद दोस्तों आपका जो आर्टिकल 23 से लेकर आर्टिकल 23 और 24 तक है। और यहाँ पर दोस्तों आपके शोषण के विरुद्ध अधिकार है। और आर्टिकल दोस्तों 29 से नहीं, आपका आर्टिकल 29 से 30 तक के बीच में एक है। यहाँ पर दोस्तों पूरा बिल्कुल अलग कर दिया गया है। आर्टिकल 29 से लेकर 30 दोस्तों आपका एक संस्कृति और शिक्षा संबंधी अधिकार है।
और आर्टिकल दोस्तों आपकी 25 से लेकर 28 तक बीच में जो छूट गए यहाँ पर 25 से 28 के बीच में क्या है आपका दोस्तों 25 से 28 के बीच में आपके किसका अधिकार है दोस्तों, ये आपके धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार है, ये सब चीज़ें हैं। और आर्टिकल 32 में संवैधानिक उपचारों का अधिकार है। ये सब चीज़ें बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती हैं, यहाँ पर थोड़ा सा अलग करके लिख दिया गया था और एक ही दोस्तों यहाँ पर सही जोड़ा बनाया ही गया था, तो ये भी आप समझ सकते हैं। तो स्वतंत्रता का अधिकार आर्टिकल 19 से लेकर आर्टिकल 22 तक बहुत इंपॉर्टेंट दोस्तों। अभी एक आर्टिकल को पता लूँगा तो बहुत लंबा समय खिंच जाएगा, कभी मैं एक स्पेशल टॉपिक लेकर आपको पूरा अनुच्छेद कंफर्म कराऊंगा जो आपके मूल अधिकार से संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों आपका जियोग्राफी का क्वेश्चन है। अब आपका जियोग्राफी का है और जियोग्राफी के रूप में बात यहाँ पर मैंने लिखी ली है, तो आपको जान लीजिए कि इसके जो आपके बात करेंगे प्राचीन जियोग्राफी के प्राचीन भूगोल के जनक कौन है और आधुनिक भूगोल के जनक कौन है। दोस्तों के प्राचीन भूगोल के जनक हो जाएंगे इरेटास्थनीज और अलेक्जेंडर वन हम्बोल्ट हो जाएंगे आपके आधुनिक भूगोल के जनक। दोनों बातें इंपॉर्टेंट, बहुत अच्छी तरीके से याद रखेंगे। और जियोग्राफी क्या है दोस्तों, डिस्क्रिप्शन ऑफ अर्थ इज कॉल्ड जियोग्राफी, पृथ्वी का वर्णन ही आपके भूगोल कहलाता है। यहाँ पर दोस्तों आपका अगला क्वेश्चन है कि सतलज तथा काली नदियों के बीच में स्थित हिमालय के भाग को डैश 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 के नाम से भी जाना जाता है, पंजाब हिमालय, नेपाल हिमालय, कुमाऊं हिमालय या फिर आसाम हिमालय। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों आपके लिए ये। तो यहाँ पर दोस्तों आपको एक बात ये समझना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि जो आपके हिमालय का जो प्रादेशिक विभाजन है, जो हिमालय का प्रादेशिक विभाजन है उसमें हिमालय को 4 भागों में बांटा गया है। पहला दोस्तों होता है आपके पंजाब हिमालय, और जो पंजाब हिमालय होता है दोस्तों आपके ये 2 नदियों के बीच में, एक आपका दोस्तों सिंधु नदी और एक है दोस्तों आपका सतलज नदी। दूसरे दोस्तों इसमें होता है आपका कुमाऊं हिमालय और ये 2 नदियों के बीच में बढ़ता है। एक होता है दोस्तों आपका सतलज नदी और दोस्तों एक हो जाता है आपकी काली नदी। तीसरा दोस्तों आपका पड़ता है आपका नेपाल हिमालय और दोस्तों ये 2 नदियों के बीच में एक है दोस्तों आपकी काली नदी और एक है दोस्तों आपका तीस्ता नदी। और चौथा दोस्तों आपका आसाम हिमालय, और जो आपका ये आसाम हिमालय होता है ये भी 2 आपके नदियों के बीच में है, एक है दोस्तों इसमें आपके तीस्ता नदी और एक हो जाती है दोस्तों आपके दिहांग नदी। ये वही दिहांग नदी है जिसको दोस्तों आप ब्रह्मपुत्र नदी के नाम से भी जानते हैं, दिहांग नदी। तो अब मुझे लगता है, उम्मीद है कि आप लोग समझ गए होंगे कि आपके पंजाब हिमालय के आपके सतलज जो काली नदी के बीच में, कुमाऊं हिमालय आपके सिंधु और सतलज नदी के बीच में, और यही आपसे पूछा गया था सतलज, ये नहीं पूछा गया था आपसे, ये पूछा गया था कौन सा आपसे पूछा गया दोस्तों आपके सतलज तथा काली नदी, सतलज तथा काली नदी के बीच में दोस्तों आपका ये कुमाऊं हिमालय ही पड़ता है। आपका ये जो पंजाब हिमालय था ये आपके सिंधु नदी और सतलज नदी के बीच में, आपका जो कुमाऊं हिमालय ये सतलज तथा काली नदी के बीच में, तो आपका सी का बिल्कुल सही हो जाएगा। और काली और तीस्ता नदी के बीच में नेपाल हिमालय और तीस्ता और दिहांग नदी के बीच में आसाम हिमालय पड़ता है। तो इससे सारी बातें आप इंपॉर्टेंट तरीके से याद रखेंगे, तो सी विकल्प बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा, समझ गए होंगे। आगे चलते हैं दोस्तों आपका नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ कि किस पर्वतीय स्थल को सतपुड़ा की रानी कहा जाता है। तो सतपुड़ा की रानी आपके पंचमढ़ी को कहते हैं। किसको कहते हैं? सतपुड़ा की रानी आपके पंचमढ़ी को कहते हैं। बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और मुझे लगता है कि आप में से अधिक बच्चों को इसका उत्तर पता भी होगा, क्योंकि ये क्वेश्चन कम से कम 25 बार आपके रिपीट हुआ होगा। इस क्वेश्चन दोस्तों कराने का आपका माइंड ही एक बार है कि आपको ऐसे क्वेश्चन की प्रैक्टिस कराई जाए, जो आपके परीक्षा में आने बिल्कुल तय हों। तो ये वाला सेशन आपको बिल्कुल भी छोड़ना नहीं है, और ये सेशन सभी एग्जामिनेशन को लेकर बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, खासकर एसएससी के लिए, एनटीपीसी ग्रुप डी के लिए और दिल्ली पुलिस को लेकर। चलिए दोस्तों, सबसे पहले मैं आपको प्रोवाइड करा दूं एक इंपॉर्टेंट जानकारी जो सब लोगों को जानना अनिवार्य है। आप लोग कहते हैं सर आप एनटीपीसी ग्रुप डी को लेकर आपके ये सीरीज तो चलाते हैं क्वेश्चन के, लेकिन कभी आप थ्योरी वाइज पढ़ाते नहीं हैं। तो एनटीपीसी ग्रुप डी, एसएससी, यूपीएसआई को लेकर सभी लोगों की, दिल्ली पुलिस को लेकर एक इंपॉर्टेंट इतिहास की क्लास यहाँ पर चलाई जा रही है, जहाँ पर इतिहास में आपको टॉपिक वाइज कंफर्म कराया जाएगा। पहला ही टॉपिक मैंने लिया है मौर्य वंश। यहाँ पर दोस्तों आपको पढ़ाया जाएगा और पढ़ाने के बाद आपका टेस्ट होगा। ऐसे बिल्कुल टेस्ट आपका बिल्कुल सिर्फ मॉक टेस्ट ही नहीं कराऊंगा, पहले मैं पूरा पढ़ाऊंगा, उसके बाद टेस्ट लूंगा, तो आप लोगों को भी अच्छा लगेगा। तो अगर आप लोग इस प्रकार से पूरी सीरीज को पहले पढ़ना चाहते हैं, उसके बाद टेस्ट देना चाहते हैं, तो इस सीरीज को ज्वाइन करना अवश्य ना भूलिएगा। बहुत ही इंपॉर्टेंट है और बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक पहला ही मैंने आपको लिया भी है। इस वीडियो की लिंक मैंने आपको, इस पूरी प्लेलिस्ट की लिंक आपको इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने प्रोवाइड करा दी है, तो जाकर देखना ना भूलिएगा। और जो मैं बात करता हूँ महात्मा गांधी की, तो ये रहेगा महात्मा गांधी का वो बैनर, जिसमें आपका ये रहेगा आपका उसका थंबनेल। और इस वीडियो को जल्द से जल्द आपके लॉन्च किया जाएगा, कम से कम 2 दिन के अंदर ही आपका ये वीडियो लॉन्च हो जाएगा। और यहाँ पर महात्मा गांधी से संबंधित सभी महत्वपूर्ण कराए जाएंगे, जो परीक्षा में सीधे आपको देखने को मिल जाएंगे। तो इसी चैनल को सब्सक्राइब करना आप ना भूलेंगे। चलिए दोस्तों, अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। तो ये दोस्तों आपका ये क्वेश्चन कंप्लीट हो गया, सतपुड़ा की रानी किसे कहते हैं आपके पंचमढ़ी को। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से वह फसल कौन सी है जो जलोढ़ मिट्टी में उगती है। पहली बात तो जलोढ़ मिट्टी में उगती है। आपके हमारे पूरे भारत में सबसे ज़्यादा जलोढ़ मिट्टी ही पाई जाती है, आप लोगों को पता होगा। गंगा और
ब्रह्मपुत्र नदी के आपके निक्षेपों से आपकी इस आपके मिट्टी का निर्माण होता है, आपके जलोढ़ मिट्टी का। और बहुत सी दोस्तों आपके उर्वरक मिट्टी भी होती है आपकी ब्रह्मपुत्र नदी। ये आपके दोस्तों आपके बांगर और खादर दो टाइप की होती है, बांगर और आपके खादर दो टाइप की होती है। यहाँ पर दोस्तों आपका पानी यहाँ पर लगातार आता रहता है, उसको कहते हैं खादर नदी, आपकी खादर आपके जलोढ़ मिट्टी, और ये सबसे ज़्यादा उपजाऊ भी होती है। तो निम्नलिखित में से वह फसल कौन सी है जो जलोढ़ मिट्टी में उगती है और जिसके लिए प्रचुर मात्रा में पानी की आवश्यकता होती है? आप उनको पता चला होगा, होता है आपके चावल। चावल मतलब कि दोस्तों आपके धान, जिसे आप लोग कहते हैं धान। इसमें दोस्तों अधिक से अधिक पानी की भी आवश्यकता होती है और ये जलोढ़ मृदा में आपके उगती भी है। इसके बाद चलेंगे आपके नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ कि लाल मृदा में लाल रंग किसके आलेपन के कारण आ जाता है? तो लाल जो मृदा होती है इसमें जो लाल रंग होता है ये किसके आलेपन के कारण आ जाता है? बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। और दोस्तों का सही उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन सी लोहा। आपका ऑप्शन सी लोहा, जो आयरन ऑक्साइड होता है, आयरन ऑक्साइड, इसी आयरन ऑक्साइड के कारण आपके लाल मिट्टी में आपके लाल रंग आ जाता है। और इसी कारण मंगल आपका लाल रंग का भी हमें देखने को मिलता है। किस कारण? आयरन ऑक्साइड के कारण। तो लाल मृदा में लाल रंग किसके आलेपन कारण आ जाता है? आपके लोहा के कारण। इंपॉर्टेंट है, याद रखेंगे, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। दोस्तों अगर आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, चाहे आप यूपी जेल वार्डर एनटीपीसी ग्रुप डी को लेकर, यूपी लेखपाल एग्जाम को लेकर, यूपी पुलिस एग्जाम को लेकर, एसएससी के सारे एग्जाम हों, आपके डीआरडीओ के एग्जाम को लेकर, दिल्ली पुलिस, यूपी पुलिस, आपके यूपी बीएड एग्जाम को लेकर तैयारी कर रहे हैं, सीटेट एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, यूपी पीसीएस एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, सीजीएल, सीएचएसएल, सीपीओ का एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, अगर आप यहाँ पर जीके जीएस के, आप किसी आपके मैथ के, आप हिंदी के, किसी भी आपके विषय से आपको दिक्कतें हैं, तो हमारी वीडियो पर विजिट अवश्य कीजिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कीजिए, क्योंकि पर मैं बहुत ही इंपॉर्टेंट तरीके से सारे आपके इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी कराता हूँ और थ्योरी वाइज पढ़ाता भी हूँ। तो इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपका अगला है साइंस से, और साइंस का पहला ही क्वेश्चन आपका फिजिक्स से है। जैसा कि मैंने आपको लिखा था, आज मैं आपको जी के क्वेश्चन, आपके जनरल नॉलेज का, जीएस के जनरल स्टडी का, और जीए आपके जनरल एवरेंस का, आपके एवियंस का आपको कराने वाला हूँ। तो आपके सारे क्वेश्चन यहाँ पर आपको मिक्स भी हुए हैं। तो इस आपके साइंस के भी क्वेश्चन कराना अनिवार्य था, इसलिए साइंस के भी आपके क्वेश्चन हैं कि वह लेंस जो किरणें एकत्रित करता है उसे क्या कहते हैं? आपकी वह लेंस जो आपके किरणों को एकत्रित करता है तो उसे कहते हैं आपकी अभिसारी लेंस, और जो किरणों को फैलाता है उसे कहते हैं अपसारी लेंस। इंपॉर्टेंट है, याद रखेंगे, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। और वो कौन से लेंस हैं जो अभिसारी प्रकृति के होते हैं, और वह कौन से लेंस है जो अपसारी प्रकृति के होते हैं? इस क्वेश्चन का आंसर आप लोग देंगे हमें होमवर्क में और इसी वीडियो के कमेंट बॉक्स में। इसी वीडियो के कमेंट बॉक्स में आप इसका उत्तर देंगे कि वह कौन सा लेंस है जो अभिसारी प्रकृति का है और कौन सा अपसारी प्रकृति का है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है दोस्तों स्क्रीन पर कि हाइड्रोजन परमाणु का नाभिक डैश 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 कहलाता है। केमिस्ट्री का क्वेश्चन। तो आप लोगों को दोस्तों आपके हाइड्रोजन के बारे में आप लोगों को पता होगा कि हाइड्रोजन में एक भी आपका न्यूट्रॉन नहीं पाया जाता है, इसलिए हम इसे लिखते हैं इस प्रकार से 1H1। इस प्रकार से हाइड्रोजन को लोग लिखते हैं। और इसलिए दोस्तों हाइड्रोजन को जो नाभिक होता है उसमें सिर्फ और सिर्फ प्रोटॉन पाया जाता है, इसलिए हाइड्रोजन के परमाणु के नाभिक को आपके सिर्फ और सिर्फ प्रोटॉन ही कहते हैं। वैसे सबके आपके नाभिक में प्रोटॉन और न्यूट्रॉन दोनों होते हैं, लेकिन यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ प्रोटॉन होता है, क्योंकि यहाँ पर एक भी न्यूट्रॉन आपके नहीं पाया जाता है। तो आप लोग इस क्वेश्चन को समझ गए होंगे। यहाँ पर दोस्तों बात करते हैं न्यूट्रॉन की, क्या एक आवेशहीन, यह एक दोस्तों आपके आवेशहीन होता है, आपके आवेशहीन आपका होता है न्यूट्रॉन। और सबसे ज़्यादा दोस्तों आपका द्रव्यमान इसी का होता है। इलेक्ट्रॉन पर दोस्तों इकाई ऋणावेश होता है, इसलिए लिख सकते हैं -1.6 × 10⁻⁻19 कूलाम। समझ गए होंगे, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और सबसे कम द्रव्यमान आपका इसी का होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका होगा कि किस एंजाइम की उपस्थिति के कारण जबकि HIV होते हैं, जो आपके एड्स रोग के कारक होते हैं, HIV, ये अपना आकार बदलते रहते हैं, तो आपके ये रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेस के कारण आपके अक्सर आकार बदलते रहते हैं HIV। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका होगा दोस्तों साइंस के बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे, और ये होगा दोस्तों आज का हमारा अंतिम क्वेश्चन कि आहार में जो लवण का मुख्य आपका उपयोग है। लवण मतलब दोस्तों का हो जाता है साल्ट। तो आहार में साल्ट क्यों रहता है? तो सबके जल में भोजन के कणों की विलेयता को बढ़ाने के लिए, भोजन के पाचन के लिए, अपेक्षित हाइड्रोक्लोरिड एसिड लघु मात्रा में पैदा करने के लिए, पकाने की प्रक्रिया को सरल बनाना, फिर भोजन को स्वाद बनाना। तो दोस्तों लवण का और कोई कार्य नहीं होता, सिर्फ और सिर्फ भोजन को स्वादिष्ट बनाना होता है। ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन को आप याद रखेंगे।
दोस्तों उम्मीद करता हूँ कि आज का वीडियो आप लोगों को समझ में आया होगा। अगर आप लोगों को इसी प्रकार से वीडियो देखना है, आपकी हिस्ट्री को पूरी तरीके से पढ़ना है, तो इस सीरीज को ज्वाइन करना ना भूलिएगा। बिल्कुल फ्री में सारी क्लासेस चल रही हैं और ये क्वेश्चन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है दोस्तों। इसकी ये पहली ही क्लास थी, इसकी भी बहुत सारी क्लासें आएंगी जीके जीएस की। अगर आप लोग इस चैनल पर बने रहेंगे तो आपकी तैयारी बिल्कुल शानदार हो जाएगी। तो चैनल को छोड़कर बीच में कहीं भी आप नहीं जाएंगे, ऐसा मैं उम्मीद करता हूँ। और चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लीजिएगा, अपने मित्रों को भी अवश्य बताएगा कि यहाँ पर बहुत ही इंपॉर्टेंट सीरीज चल रही है। चलिए दोस्तों, आज के लिए आपसे लेते हैं विदा। अगले वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ फिर होगी मुलाकात। तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाजत। मैं हूं अंकित मिश्र और आप देख रहे हैं ज्ञान तक। धन्यवाद।